जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम सेट नंबर 2 लेंगे जो आपका आरबीडी पब्लिकेशन का है। ये खान सर द्वारा निकाला गया सेट है। तो इसके पहले सेट नंबर 1 तक कंप्लीट कर दिए हैं। अगर नहीं देखे होंगे पहला सेट तो उसे जरूर देख लीजिएगा, और नए होंगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ग्रुप जितना है शेयर जरूर कीजिएगा। अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से ज्वाइन हो जाएगा, इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ये इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा है जिसमें आपका 27 सेट है। तो 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट है, 7 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। तो मैं बता दूं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के लिए आपका एक अलग से आपका 2011 से 12 तक 2011 से 22 तक जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीएससी पूछा है उसको सारा कंप्लीट एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर आपका इसी चैनल पर देख लीजिएगा जाकर। आपका प्लेलिस्ट बना हुआ प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन से अलग से लिए आपका प्रैक्टिस करवाए तो उसे जरूर देखिएगा। आज हम सेट नंबर 2 लेंगे और हर क्वेश्चन को व्याख्या के साथ बताया जाएगा, तो थोड़ा लॉन्ग होगा, जिसे मैनेज कीजिएगा और ध्यान से सभी वीडियो को ध्यान से देखते। लास्ट में आप भी कॉपी और कलम लेके बैठेगा और लास्ट में जरूर बताइए कितना आपका सही हुआ। तो जरूर लगाइएगा कितना आपका सही हुआ, इसे जरूर बताइएगा। तो चलते हैं आज सेट नंबर जो होगा सेट नंबर आपका है ये दूसरा। इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि निम्नांकित में कौन सा पुरातात्विक स्थल की सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। रोम है, बालाकोट या लोथल या कालीबंगा। तो ये जो आपका कार्य पुरातात्विक स्थल की सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। डी नहीं, काली आपका रोम हो जाएगा। रोम ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये आपका रोम हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका रोम हो जाएगा। याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा रोम। बालाकोट, लोथल, पाली ये आपका कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन महत्वपूर्ण स्थान है। लोथल अभी वर्तमान में गुजरात अहमदाबाद के निकट है, एक बंदरगाह के रूप में विकसित था। कालीबंगा वर्तमान हनुमानगढ़ राजस्थान के निकट स्थित है। उपयुक्त विकल्पों में से जो रोम जो है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। रोम जो है इटली की राजधानी है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर जो होगा इसका पहला का 1 हो जाएगा। दूसरा कार्य द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी। तो याद रखिएगा द्वितीय बौद्ध परिषद वैशाली में हुई थी। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बौद्ध संघ के अंतर्गत कुल 6 बौद्ध परिषदें आयोजित की गई थी। बौद्ध परिषद सर्वकामिनी की अध्यक्षता में आयोजित हुई थी। इसका आयोजन राजा कालाशेक के संरक्षण में वैशाली में 383 से पूर्व हुआ था। इसी बौद्ध परिषद में बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित हो गए थे, महायान और हीनयान, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। तो जॉर्ज इलो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर जो बी हो जाएगा, जॉर्ज इलो, याद रखिएगा। और इन्होंने 1888 से में इलाहाबाद अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 4 कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में आए ब्रिटिश कमीशनों में से श्वेत कमीशन किसे कहा गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा साइमन कमीशन को। क्या हो जाएगा, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को की गई तथा इस कमीशन ने 7 अंग्रेज अधिकारियों को शामिल किया गया था। इसमें एक भी भारतीय को सदस्य नहीं बनाया गया था, इसी कारण से श्वेत क्रांति कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, श्वेत कमीशन कहा गया। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने स्थानीय सरकार की स्थापना के लिए पहल की थी। तो ये आपका किए थे लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। लॉर्ड रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया और लॉर्ड रिपन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन की
शुरुआत, जिसकी वैधानिक बुनियादी जो आपका स्वतंत्रता के बाद 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 में रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका छठा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? चीन, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश। तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। राष्ट्रगान आपका बांग्लादेश के लिखे थे। बांग्लादेश का राष्ट्रगान जो है अमार सोनार बांग्ला है, जिसे 1905 ईस्वी में बंगाल के पहले विभाजन के समय लिखा गया और 1971 के बांग्लादेश के विभाजन के दौरान इसे बतौर राष्ट्रगान स्वीकार किया गया। यह बांग्ला भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? तो दास प्रथा का अंत विलियम बेंटिक ने नहीं करवाया था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। दासता का अंत ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। भारत में ब्रिटिश शासन के समय 1843 ईस्वी में इस प्रथा को बंद करने के लिए अधिनियम पारित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 में कहता है इनमें कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था? तो याद रखिएगा चीनी जो है, चीन आपका द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र का सदस्य नहीं था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला था। इस युद्ध में विश्व दो भागों में बांटा था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में बढ़ गया। यह युद्ध इतिहास का सबसे ज्यादा घातक युद्ध साबित हुआ। इस युद्ध में हेलीकॉप्टर और परमाणु हथियारों को इस्तेमाल किया गया, जिससे 5 से 7 करोड़ लोगों ने आपका जान गंवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है शिकागो में 1893 विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? तो शिकागो में 1893 विश्व धर्म संसद में विवेकानंद ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका विवेकानंद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों बहनों से की तो पूरा हॉल तालियों की आवाज से गूंज उठा। इस भाषण ने भारत की छवि को दुनिया में मजबूत किया। इन्होंने विश्व धर्म संसद के दौरान भाषण देकर भारत की पहचान को विश्व में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 में कहता है कि को संविधान का उपाध्यक्ष चुना गया था। किसको संविधान का उपाध्यक्ष चुना गया था? याद है ये आपको जो संविधान का आपको चुना गया था H.C. मुखर्जी को। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका H.C. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। याद रखिएगा हरेंद्र कुमार मुखर्जी भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे और भारत के गणतंत्र बनने के पश्चात पश्चिम बंगाल के प्रथम राज्यपाल बने थे। इनकी मृत्यु 4 अगस्त 1956 को हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का वास्तुकार माना जाता है। भारत का संविधान का वास्तुकार माना जाता है तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। याद रखिएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारत संविधान का निर्माता कहा जाता है। उन्होंने ड्राफ्टिंग ए कमेटी की अध्यक्षता की थी। उसी समिति ने संविधान की रचना की थी। ये एक लोकप्रिय भारतीय अर्थशास्त्री, राजनीतिक और समाज सुधारक थे। 30 सितंबर 1956 को अम्बेडकर ने अनुसूचित जाति महासंघ को समाप्त कर रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब इसके बाद आता है 12 में है आपका 12 में इसे थोड़ा क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं। देखिए 12 में क्या कहता है कि छिप जरा क्वेश्चन। देखिए 12 में क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक के संविधान द्वारा प्रभावित है। तो भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक संयुक्त राज्य अमेरिका से मिलती है। ऑप्शन नंबर जो होगा संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान द्वारा प्रभावित है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये आपका अमेरिका मिलती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भारत के न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद आदि प्रावधान लिए गए हैं। याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 कि निम्नलिखित में से किसी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो यह आपका धार्मिक, याद रखें, धार्मिक अधिकार को छोड़कर बाकी सभी राज्यों की नीति निर्देशक तत्वों को सूची में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। नीति निर्देशक भारत के संविधान के भाग 4 में बने था। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, लेकिन यह इसमें शामिल नहीं। आपका धार्मिक अधिकार ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है। समानता का अधिकार, काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका बी हो जाएगा, काम करने का अधिकार। यह आपका मौलिक अधिकार नहीं है, बाकी सभी मौलिक अधिकार है, याद रखिएगा। याद रखिए, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। काम करने का अधिकार मौलिक अधिकार में नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या है। याद रखिएगा, भारत के संविधान में प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका राइट आंसर जो होगा सी होगा। लेकिन अधिकतम आयु का वर्णन संविधान में नहीं किया गया, याद रखिएगा। न्यूनतम किया गया, अधिकतम नहीं किया गया। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, लेकिन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो लोकसभा का पहला सत्र 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। सबसे अधिक सीट जीतने वाली पार्टी कांग्रेस थी और कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी को 12 सीटें मिली। इस सरकार ने पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 17 कि नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है। तो नगर निगम का अध्यक्ष महापौर होता है, जो पंचायती राज व्यवस्था के तहत सीधे राज्य सरकार के साथ बातचीत करता है। यह जिले का प्रशासनिक अधिकारी होता है और जिले में स्थित छोटे शहरों में नगर पालिका तथा बड़े शहरों में एक नगर निगम होता है। तो नगर निगम के स्तंभ को महापौर कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा 17 का आपका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट है कि पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, तो याद रखिए, भारत के पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। वह 4 जून 2009 से 16 मई 2014 तक लोकसभा अध्यक्ष रही थी और लोकसभा के अध्यक्ष चुनाव की तिथि राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव एब्सोल्यूट मेजोरिटी द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष के पास वोट देने का अधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में वह संशोधन जिसे मतदान आयु को 21 से 18 वर्ष कर दी गई। तो याद रखिएगा, संशोधन 61वां में मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष की गई थी और संविधान की रचना के समय मतदान की आयु 21 वर्ष थी। इस संशोधन के बाद ही चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त को अलावा 2 और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने का प्रावधान बना। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 61वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। अपनी धुरी में पृथ्वी के घूर्णन की दिशा है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर सदैव पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, हमेशा पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते और याद रखिएगा, इसी गति को घूर्णन गति कहा जाता है। और जब पृथ्वी एक पूरा चक्कर लगा लेती है तो एक दिन होता है। पृथ्वी जिस धुरी और अक्ष पर घूमती है वह काल्पनिक रेखा कहलाती है। पृथ्वी अपने अक्ष के तल के साथ 66 डिग्री का अक्ष बनाती है। पृथ्वी का यह अक्ष सदैव एक ही ओर झुका रहता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि प्योंगयांग किस देश की राजधानी है। तो याद है, प्योंगयांग उत्तरी कोरिया की राजधानी। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। प्योंगयांग यह एशियाई देश है और प्योंगयांग सबसे बड़ा शहर है। इस देश की मुद्रा ऑन है, याद रखिएगा। उत्तरी कोरिया में एक दलीय शासन पद्धति है, ये भी याद रखिएगा। और 2009 में आपका किम जोंग उत्तर कोरिया का तानाशाही शासक थे और मंगोलिया की राजधानी उलान बटोरा तथा मुद्रा तुगरिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं
कि वायुमंडल की ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है? तो वायुमंडल की ओजोन परत क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा नष्ट हो रही है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ओजोन गैस की सघनता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ओजोन परत के कारण ही धरती पर जीवन संभव है। ओजोन परत सूर्य के उच्च आवृत्ति के परावैंगनी प्रकाश को 93 से 99% मात्रा अवशोषित कर लेती है, जो जीवन के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट है आपका भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? भारत की मुख्य भूमि का अगर दक्षिणतम अक्षांश कहा जाए तो याद रखिएगा 8 डिग्री 4 हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट। ऑप्शन नंबर जो होगा नॉर्थ अक्षांश डी हो जाएगा। भारत के मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश व 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। और जमीनी सीमाओं की लंबाई जो है लगभग 15,002 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी अधिकतम लंबाई 3214 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम में 2933 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24 में है। देख, भारतीय हिमालय कह रहा है कि भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। तो भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची कंचनजंगा है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका राइट आंसर जो होगा इसका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, कंचनजंगा। इसी पर ही विश्व की सबसे ऊंची चोटी स्थित बायोस्फीयर रिजर्व है। नेक्स्ट है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र में है। ये ऋषभकेश्वर और पैन गंगा, इंद्रावती, सबरी, मंजुला, वेन, गंगा व वर्धा गोदावरी की प्रमुख जो है सहायक नदियां हैं। इसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से भी जाना जाता है। यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो राइट आंसर जो है इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृष्णा नदी जल विवाद से संबंधित राज्य कौन है? तो यह आपका जो है कृष्णा नदी मुख्य रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में बहती है और सिंचाई के लिए अपनी पानी मात्रा को लेकर इन राज्यों में मध्य विवाद रहता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका इसका सी हो जाएगा। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 27 की कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। जलवायु को प्रभावित नहीं करता है तो ये आपका पृथ्वी की परिभ्रमण गति जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये हो जाएगा डी। इससे आपका जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है। अक्षांश जो है समुद्र से दूरी और पृथ्वी की परिक्रमण गति जलवायु को प्रभावित करता है, याद रखिएगा। यह आपका पृथ्वी के परिभ्रमण गति नहीं करता। यह अक्षांश समुद्र से दूरी और पृथ्वी की परिक्रमण गति ये जो है जलवायु को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, काली मिट्टी को भी कहते हैं। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। याद रखिए, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इसमें पोटास की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी रंग टाइटेनिक, फेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण काला होता है। काली मिट्टी का निर्माण चट्टानों के दो वर्ग डक्कन ट्रैप और लौह मैग्नीज और शिफ्ट से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 29 में आपका है कि अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन में बारी बारी से उगाना तकनीक रूप से कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये आपको कहलाता है फसल प्रत्यावर्तन। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फसल प्रत्यावर्तन कहलाता है। अलग अलग किस्म की फसल उसी जमीन पर बारी बारी से उगाना जो होता है आपका उगाना फसल प्रत्यावर्तन कहलाता है। भारत में यह प्रमुख रूप से कृषि के लिए उपयोग किया जाता है। यह व्यवसायिक कृषि का ही एक रूप है, जहां फसलों को लाभ पहुंचाने के लिए ही कृषि की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30वां कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? कौन सा राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सिक्किम राज्य की सबसे जनसंख्या जो है कम है, याद रखिएगा। सिक्किम का सबसे कम है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम के उत्तरी पश्चिमी भाग में नेपाल की सीमा पर है, ये भी याद रखिएगा। तो राइट आंसर जो होगा इसका राइट आंसर सिक्किम होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 31 कि किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है। तो इसका राइट आंसर जो होगा 31 का आपका सी हो जाएगा एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है। इनके प्रथम पुस्तक द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटीमेंट 1759 में प्रकाशित हुई। यह प्रतिवादी और आशावादी अर्थशास्त्री थे। इन्हें अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। इनका मूलभूत ग्रंथ वेल्थ ऑफ नेशन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है 32 कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से और संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा। नहीं, सी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। व्यक्तिगत आर्थिक एजेंडा के व्यवहार से और संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 33 में क्या कहता है कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो दुधवा नेशनल पार्क जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान विश्व में बाघों और बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। इसे बाघ सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। तो राइट आंसर जो होगा आपका 33 के सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया। तो गार्डन सिटी का सिद्धांत एवेनेजर हार्वर्ड द्वारा विकसित किया गया था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 35 कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक के किस दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस तो याद रखिएगा ये जो मनाया जाता है आपका 8 सितंबर को। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। 35 का सी हो जाएगा। 1965 में यूनेस्को ने 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस से घोषित किया। इसके पहले बार 1966 में मनाया गया था और इसका उद्देश्य व्यक्तिगत समुदाय और सामाजिक रूप में साक्षरता के महत्व पर प्रकाश डालना है। यह उत्सव दुनिया भर में मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 36 एक रंग बिरंग और मधुमुग्ध कर देने वाला मेला है जो आपका प्रत्येक के वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। तो यह आपको मनाया जाता है नौचंदी मेला। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। नौचंदी मेला एक रंग बिरंगा और मंत्र मुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 37 कहता जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी। तो जेनेटिक कोड की खोज आपको हर गोविंद खुराना ने किया था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। कई वर्षों के दौरान मार्शल आपका रिनेरबर्ग और हर गोविंद खुराना सेवेरो और उनके सहयोगियों ने आनुवंशिकी कोड को स्पष्ट किया। यह दिखाते हुए कि उनके 4 अक्षर वर्णमाला के साथ न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन में 20 प्रकार के अमीनो एसिड के क्रम को कैसे निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38 के श्वेत रक्त कणिका क्या मुख्य कार्य है। श्वेत रक्त कणिका का पोषक तत्वों को वहन करना। तो याद रखिएगा नहीं, ये आपका श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य। तो यह रक्त में कई कणिकाएं पाई जाती है जैसे कि लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, प्लेटलेट्स आदि, जिसमें श्वेत रक्त कणिका का काम संक्रमण से लड़ना या किसी भी प्रकार की संक्रमित पदार्थ से शरीर को बचाती है और लाल रक्त कोशिका ऑक्सीजन का वहन करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा देख लेते हैं। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा संक्रमण से लड़ना। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका हो जाएगा बी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। राइट आंसर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट है पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनीय ऊतक को क्या कहा जाता है। तो यह ऑप्शन नंबर जो होगा 39 का आपका सी हो जाएगा। जाइलम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। जल में संवहन में जाइलम प्रमुख भूमिका अदा करता है। जाइलम एक ऐसा जटिल अस्थायी ऊतक है जो वहन मंडल के भीतर पाया जाता है। पौधे में पाए जाने वाले संवहन ऊतकों में से जाइलम एक है तथा फ्लोएम दूसरा संवाहक ऊतक है। जाइलम के भीतर से रासारोहण की क्रिया होती है और 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर इसका निर्माण होता है। 4 प्रकार की कोशिका में नाम है इसका जाइलम तंतु, वाहनिकाएं, वाहिकाएं और जाइलम मृदुतक। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है।
अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? तो यह आपका अमाशय द्वारा स्रावित होता है, याद रखिएगा। अम्लीय जठर रस अमाशय द्वारा स्रावित होता है। अमाशय की पेशियां दीवार के संकुचन द्वारा भोजन अम्लीय जठर रस से पूरी तरह मिल जाता है, जिसे कायम कहते हैं। और कुछ नवजातों के जठर रस में रेनिन नामक प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम होता है, जो दूध के प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है। अग्नाशय केवल पेनिक्रिएट एंजाइम रिलीज करता है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका 40 के जो राइट आंसर जो होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 41, कि श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य है? अभी जस्ट क्वेश्चन बताएं कि ये याद रखिएगा आपका 41 का आंसर जो होगा आपका संक्रमण से लड़ना। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर होगा इसका बी हो जाएगा। रक्त में कई कणिकाएं पाई जाती बताए, जैसे कि लाल रक्त कण हो गया कणिका, श्वेत रक्त कणिका प्लेटलेट्स, जिसमें श्वेत रक्त कणिका का काम है संक्रमण से लड़ना, और लाल रक्त कोशिका ऑक्सीजन का वहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपका 42 का प्रत्येक ब्रिक किन लाखों छोटी नलिकाओं से बना होता है? तो याद रखिएगा ये आपका बना रहता है जो है नेफ्रॉन गुर्दे से मूत्र उत्पन्न करने वाला कार्यात्मक संरचना है, जो छाल से लेकर मज्जा तक फैली है। तो इसका आपका कह रहा है कि प्रत्येक ब्रिक किन लाखों के छोटी निकायों से बना है? तो नेफ्रॉन ऑप्शन यानी आपका ब्रिक कानू ऑप्शन नंबर जो होगा इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट आपका 43 के घेंगा की कमी से होता है। तो आयोडीन की कमी के कारण सीखने की क्षमता कम हो जाती है और बच्चों मंद बुद्धि का शिकार हो जाता है। इसके अलावा शरीर में आयोडीन की कमी से मुख्य रूप से घेंगा होता है। इसमें गला फूल जाता है। अमीनो एसिड के साथ मिलकर आयोडीन थायराइड ग्रंथि को हार्मोन को उत्पन्न करने में ताकत देता है। तो ऑप्शन नंबर होगा 43 का आपका बी हो जाएगा आयोडीन। नेक्स्ट है मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो याद रखिएगा ये जो है आपका पैदा करता है अग्नाशय। ऑप्शन नंबर राइट आंसर जो होगा आपका इसका 44 का आपका बी होगा। अग्नाशय मानव शरीर में इंसुलिन, ग्लूकागोन, सेमाटोस्टारिन जैसे कई जरूरी हार्मोन बनाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जिसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह रोग हो जाता है। और मानव शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित इंसुलिन करता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। एड्स क्या है? तो एड्स एक ऐसी जानलेवा बीमारी है जो मानवीय प्रतिरक्षी अपूर्णता विषाणु HIV संक्रमण के बाद होती है होती है। और HIV संक्रमण के पश्चात मानवीय शरीर में प्रतिरोधक क्षमता घटने लगती है और एड्स का पूर्ण रूप से उपचार अभी तक संभव नहीं हुआ है, याद रखिएगा। तो एड्स क्या है? तो ये आपका एड्स जो है आपका हो जाएगा घातक मृत्यु रोग। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका राइट आंसर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि नीलहरित शैवाल है। नीलहरित शैवाल है स्वपोषी। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा। नीलहरित शैवाल एक जीवाणु फाइलम होता है जो प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा उत्पादन करते हैं। यहाँ जीवाणु के नीले रंग के कारण इसका नाम साइनो से पड़ा है। और नीलहरित कई वायुमंडलीय नाइट्रोजन यौगीकरण कर धान के फसल को आंशिक मात्रा में नाइट्रोजन की पूर्ति भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसको दूध शर्करा भी कहते हैं? दुग्ध शर्करा भी कहते हैं। दूध शर्करा तो ये आपको लैक्टोज को कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। दूध शर्करा वह शर्करा है जो दूध की बनी चीजों में पाया जाता है और दूध के अंदर लैक्टोज शर्करा पाया जाता है तथा दूध, दही, पनीर जैसी चीजें में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 48 के निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन गैस नहीं कह रहा है। तो यह आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो होगा में आपका बी हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। सल्फर डाइऑक्साइड गैस एक रंगीन गैस है जो वायु से भारी होती है। यह गैस बहुत ही तेज गंध वाली होती है। जिन ईंधन में सल्फर होता है जैसे कोयला, तेल आदि को जब जलाया जाता है तो इनको जलाने से सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। जब इस गैस पर दाब लगाया जाता है तो यह गैस द्रव में बदलने लगती है। इसका रासायनिक सूत्र होता है SO2 होता है। इसका उपयोग कई प्रकार के खाने की सब्जियों, फलों आदि सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 49। कहता 49वें की नींद में कौन सी सदिश मात्रा है? तो यह आपका हो जाएगा प्रतिबल, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। याद रखिएगा, वह मात्रा जिसके पास दिशा और परिणाम दोनों होते हैं सदिश मात्रा कहलाती है। अब प्रतिबल एक जो है सदिश मात्रा, और वह मात्रा जिसके पास केवल परिमाण होता है और कोई दिशा नहीं होता वह अदिश राशि कहलाता है। जैसे समय, दूरी, ऊर्जा, कार्य, दाब आदि सब क्या है? आपका सदिश राशि, अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, नैनोमीटर है। नैनोमीटर, तो याद रखिएगा नैनोमीटर आपका नैनोमीटर ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा 1 × 10⁻12 मीटर नैनोमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, 51। कहता है जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों के पीछे की तरफ धक्का लगाता है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? तो यह न्यूटन के गति का पहला नियम दर्शाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। न्यूटन गति का पहला नियम यह दर्शाता है कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह तब तक विराम अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। यदि गतिशील में है तो यह तब तक गतिशील रहेगी जब तक उस पर बल लगाकर उसे स्थिर ना किया जाए। जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ धक्का लगता है और न्यूटन की गति का पहला नियम का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश में उड़ते पक्षी में होता है। तो आकाश में उड़ते हुए पक्षी के पास एक ऊंचाई है जिस पर वजह से उसमें स्थिति ऊर्जा होती है। स्थिति ऊर्जा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा होती है, क्योंकि वह उड़ रहा है यानी उसमें गति ऊर्जा भी होगी। तो ऑप्शन नंबर 52 के देख लेते हैं, ऑप्शन में अगला क्या है? दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। देखिए आकाश में उड़ते हुए पक्षी के पास एक ऊंचाई है जिस वजह से उसमें स्थिति ऊर्जा होगा, वो क्योंकि उड़ रहा है यानी उसमें गति ऊर्जा भी है, तो ये दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस पर अवशोषण करते हैं? तो ये आपका करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण करते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है, किस चीज में करती है? तो सबसे तेज में करती है आपका ठोस में करती है, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस में करती है। ध्वनि हवा की तुलना में ठोस में 4 गुना अधिक तेजी से यात्रा करती है। ध्वनि ठोस पदार्थों के माध्यम से सबसे तेज से यात्रा करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक ठोस में अणुओं के एक दूसरे के खिलाफ पैक किया जाता है और जब एक कंपन शुरू होता है तो एक ठोस के अणु तुरंत टकराते हैं और संपीड़न लहर तेजी से यात्रा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है आपका 55 के, एक सौर सेल हीटर से गर्म जल प्राप्त नहीं हो सकता है। तो ये आपका बादल छाए हुए दिन पर, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। सोलर वाटर हीटर के एक छत या खुली जगह पर स्थापित किया जाता है जहां से सूरज की रोशनी बिना किसी रुकावट के मिल सकती है और सूरज से ऊर्जा का उपयोग फिर अपनी पानी को गर्म करने और इसे इंसुलेट टैंक में स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह सिस्टम बिजली की आपूर्ति से जुड़ा नहीं है। सौर जल हीटर में पानी गर्म तब नहीं होता जब बादल छाए हुए हों। उसी समय सौर जल हीटर को सूर्य की किरणें ठीक से नहीं मिल पाती है जिसका वजह से वह गर्म नहीं हो पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, आपतन का कोण। आपतन का कोण इनके बीच होता है। आपतन का कोण, तो सतह पर अभिलंब और आपतित किरण के बीच को आपतन कोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा 56 का सी। जब कोई भी किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो गर्म अपने मार्ग में कुछ भटक जाती है। अब पहले माध्यम में अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच के बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण अभिलंब के बीच के बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, याद रखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 57 कि MCB जो लघु पतन के मामले में वैद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है। तो ये आपका करता है धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। धारा के चुंबकीय प्रभाव पर MCB कार्य करता है जो लघु पतन के मामले में विद्युत की आपूर्ति को काट देता है, ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 58। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्राय पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है, इनमें से किस गैस का प्रयोग इन लैंपों में किया जाता है? तो इसमें आपका सोडियम का किया जाता है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। वाष्प लैंप आयनीकृत सोडियम का उपयोग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप, स्ट्रीट लाइटिंग और अन्य रोशनी के लिए किया जाता है। नियॉन का उपयोग उच्च वोल्टेज संकेतक और स्विचिंग गियर या लाइटिंग आर्केकर्स, डाइनिंग उपकरण और लेजर बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 60। निक्लियॉन का मान होता है। तो निक्लियॉन का जो मान होता है ये आपको 59 नहीं हुआ ना, 59 देख लेते हैं, देखिएगा। निम्न में किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है? तो विस्फोटक के रूप में आपका नाइट्रोग्लिसरीन को किया जाता है, ऑप्शन नंबर जो होगा 59 के ए हो जाएगा। नाइट्रोग्लिसरीन एक विस्फोटक तरल है जिसे पहली बार 1846 ईस्वी में नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड के मिश्रण के साथ गिल्सरॉ को उपचार करके बनाया था। अल्फ्रेड नोबेल ने नाइट्रोग्लिसरीन को एक विस्फोटक के रूप में भी बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की, जिसके उपयोग आपका रॉकिंग और खनन में किया जा सकता है। नेक्स्ट है निक्लियॉन का मान होता है। तो निक्लियॉन का मान होता है न्यूट्रॉनों एवं प्रोटॉनों की संख्या, ऑप्शन नंबर जो होगा इसका राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा। रसायन विज्ञान के अनुसार निक्लियॉन एक नाभिक में मौजूद न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या के बराबर होते हैं, यानी किसी भी परमाणु की द्रव्यमान संख्या को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है जलीय NaCl का विद्युत अपघटन उत्पन्न करता है। तो ये करता साक्षरता, ऑप्शन नंबर जो होगा इसका राइट आंसर बी होगा। जब एक विद्युत धारा को केंद्रित सोडियम क्लोराइड के घोल से गुजारा जाता है तो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन गैस बनाती है और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में क्लोरीन गैस बनाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक घोल भी बनता है, ऑप्शन नंबर जो होगा इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न अवंध है। तो याद रखिए नाइट्रोजन गैस के अणु में आपका त्रिसंयोजी अवंध, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। नाइट्रोजन गैस में 2 नाइट्रोजन के परमाणु पाए जाते हैं और नाइट्रोजन के एक अधातु जिसके पास आखिरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा इसी संयोजकता 3 होती है, इसलिए यह दूसरे नाइट्रोजन के साथ त्रिसंयोजी बंध बनाता और स्थिर हो जाता है। यह एक हल्का अणु है जिस वजह से ही वातावरण में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 63 के मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफेद लौह के साथ जलता है और सफेद पाउडर में परिवर्तित होता है। इस सफेद पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो इस सफेद पाउडर का रासायनिक नाम आपका मैग्नीशियम क्लोराइड है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी होगा, डी नहीं बी होगा। ये नहीं होगा, बी नहीं होगा, आपका बी हो जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए हवा में मैग्नीशियम रिबन जलना संयोजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है। जब मैग्नीशियम धातु जलता है यह हवा में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इस यौगिक को बनाने के लिए ऑक्सीजन और मैग्नीशियम एक रसायन प्रतिक्रिया से आयोजित होते हैं। जलने के बाद यह मैग्नीशियम ऑक्साइड एक सफेद पाउडर बनाता है, ऑप्शन नंबर जो होगा 63 के आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 64, ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रक्रम सही है? तो ऑक्सीजन के लिए विद्युत धनी तत्व का निकलना, ऑप्शन नंबर होगा 64 के आपका राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। याद रखिएगा ऑक्सीजन की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित प्रक्रिया होती है। ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि तथा विद्युत धनी तत्व का निकलना, ऑप्शन नंबर जो इसका होगा डी होगा। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? आयरन नहीं है या टंगस्टन, क्रोमियम या निकेल? तो ये आपका टंगस्टन नहीं है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। स्टेनलेस स्टील में 15 से 20% तत्व मौजूद होते हैं
और लगभग 88% स्टील ऐसे होते हैं जिसका पुनः चक्रण किया जा सकता है। लोहे के तुलना में स्टील करीब 1000 गुना अधिक मजबूत हो सकता है। स्टेनलेस स्टील की आयु लंबी होती है तथा इस पर जंग नहीं लगता है, न ही वह वायुमंडल तथा कार्बनिक या अकार्बनिक अम्लों से खराब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 66 देखते हैं। 66 में है आपका कि नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो नाभिकीय ऊर्जा होती है, ऑप्शन नंबर जो होगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ए होगा। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा जिसे नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया से उत्पन्न किया जाता है परमाणु ऊर्जा कहलाती है। वर्तमान में विद्युत उत्पादन के लिए वाणिज्यिक संयंत्र नाभिकीय विखंडन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अगला है 67 की बिहार राज्य की सीमाएं घिरी हुई है कितने राज्यों से। तो ये आपको 3 राज्यों से घिरे हुए हैं, ऑप्शन नंबर होगा 67 के आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के किस कृषि आयु आपका जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। तो ये आपका सबसे ज्यादा उत्तर पश्चिम में है, ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर आपको 69 कि बीपीसीएल ने उत्सर्जन को कम करने और किस वर्ष तक अपने शुद्ध शून्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डीजल इथेनॉल मिश्रण विकसित किया है। तो ये किया है 2040 तक, ऑप्शन नंबर जो होगा का डी। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनी बीपीसीएल ने उत्सर्जन को कम करने के लिए इथेनॉल डीजल मिश्रण का विकसित किया है। यह कदम 2040 तक अपने शुद्ध शून्य लक्ष्य को अनुरूप है। कंपनी के अनुसार बीपीसीएल के अनुसंधान विकास केंद्र ने 164 पेटेंट दायर किए हैं और 87 पेटेंट कई देशों में दिए गए हैं। 17 प्रौद्योगिकों या उत्पादों को अब तक व्यावसायीकरण कर किया चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 70 के बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम के नाम पर रखा जाएगा। तो ये रखा जाएगा वीर सावरकर के नाम पर रखा जाएगा, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की कि मुंबई में बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग का नाम स्वतंत्र वीर सावरकर बांद्रा वर्सोवा सागरी सेतु रखा जाएगा। वह मुंबई में स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। राज्य में अविस्मरणीय वीरता कार्यों के लिए अन्य पुरस्कार स्वतंत्र वीर सावरकर शौर्य पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 71 में कहता है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासन काल में देखा गया। तो ये आपका देखा गया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में, ऑप्शन नंबर होगा 71 के। मोहम्मद बिन तुगलक इल्तुतमिश के बाद दूसरा सुल्तान था जिसने खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी। मोहम्मद बिन तुगलक भी अलाउद्दीन खिलजी की तरह समाजवादी था। दिल्ली के सुल्तान में सबसे बड़ा राज मोहम्मद बिन तुगलक का ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो ये आपका मंजीरा नहीं है, ऑप्शन नंबर जो होगा 72 के बी। कृष्णा नदी भारत के पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला उत्पन्न होती है। सहायक नदियों में कोयना नदी, भीमा नदी, कुंडली नदी, मालप्रभा नदी, घाटप्रभा, एरा नदी, वारणा नदी, बिंदी नदी, मूसी नदी, दूधगंगा नदी शामिल है। नेक्स्ट इनमें कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है। तो ये आपका नर्मदा है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर नगर के भेड़ा घाट क्षेत्र में नर्मदा नदी जल काफी ऊंचाई से नीचे गिरने पर निर्मित होता है। यह जलधारा के निकट खड़े होने पर गिरते हुए जल की जो फुहारें पड़ती है उनके कारण इन जलप्रपात का नाम धुआंधार रखा गया है। नेक्स्ट है 74 कहता निम्नलिखित में कौन सा मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है। तो देखिए मानव निर्मित प्रथम रेशा आपका रेयॉन है। क्या है रेयॉन, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 74 के आपका सी हो जाएगा। कृत्रिम सूती वे सूते या रेशे हैं जिन्हें प्राकृतिक रूप से नहीं बल्कि कृत्रिम रूप से निर्मित किया जाता है, जैसे रेयॉन हो गया, नायलॉन हो गया, टेरिलॉन हो गया, डेक्रॉन, टेरिलिन इत्यादि। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। तो खरीफ का आपका गेहूं नहीं है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका
75 के जो राइट आंसर होगा डी। खरीफ फसलों को पानी के अधिक आवश्यकता होती है, जैसे धान, ज्वार, बाजरा। ये फसलें वर्षा ऋतु यानी जुलाई अगस्त में बोई जाती है और शरद ऋतु प्रारंभ होने पर सितंबर आपका नवंबर में काट ली जाती है। और गेहूं जो है आपका रबी फसल है। नेक्स्ट 76 राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो यह किया था आपका देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका 76 के राइट आंसर ए होगा। देवेंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में 6 अक्टूबर 1839 को तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। इस सभा का उद्देश्य धार्मिक विषयों पर चिंतन के तहत उपनिषदों के सार का प्रसार करना था। 1859 में तत्वबोधिनी सभा का विलय ब्राह्मण समाज में कर दिया गया। नेक्स्ट है, भारत में इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया? तो यह आपका रखा गया कांडला का। ऑप्शन नंबर जो होगा ए हो जाएगा। कांडला भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। आयात निर्यात से पूरे विश्व के साथ जुड़ा हुआ है। कांडला का नाम बदलकर अब दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। 78 की राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष की आपका स्मृति में मनाया जाता है। तो आपका याद रखिएगा कि 11 मई 1998 का आयोजित पोखरण परमाणु परीक्षण शक्ति की वर्षगांठ के याद के लिए हर साल आपको 11 मई को पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। पोखरण परमाणु परीक्षण मई 1974 में किया गया पहला परमाणु परीक्षण था, जिसका नाम कूट नाम स्माइलिंग बुद्धा था। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका हो जाएगा आपका 78 के जो होगा ये हो जाएगा पोखरण द्वितीय। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति को मंजूरी कब प्रदान की थी? तो याद रखिएगा ये आपका की थी 2007 में। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश एवं राज्यों के परामर्श पर सरकार ने 6 अगस्त 2007 को राष्ट्रीय कृषि नीति 2007 को मंजूरी दे दी गई और राष्ट्रीय कृषि नीति में अन्य बातों के साथ साथ फार्म क्षेत्र के विकास के लिए संपूर्ण पहुंच प्रदान कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है। 80 के इनमें के किसने मार्च प्रशासन में अध्यक्षों को भिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया था? तो इसका जो राइट आंसर जो होगा आपका कौटिल्य। ऑप्शन नंबर जो होगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कौटिल्य जो था, कौटिल्य का अर्थशास्त्र 15 भागों और 180 उपभागों में विभाजित है और इसमें से 6000 के लगभग श्लोक है। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीतिक आदि के भिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन आपका इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन थे, जिसने अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में माइक्रोनॉमिक्स की नींव रखी है? तो इसे ऑप्शन देख लेते हैं। एडम स्मिथ या आपका डॉक्टर फिलिप कोटलर है या डॉक्टर कीगेन एलन है या जॉन मोनार्ड कीनेस है? तो ऑप्शन नंबर जो है 81 का आपका डी हो जाएगा, जॉन मेनार्ड के कीनेस। ऑप्शन नंबर जो होगा डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। राइट आंसर जो होगा आपका 81 का डी होगा। दी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरनेट एंड मनी पुस्तक के लेखक जॉन मेनार्ड कीन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा? तो ये कहा था रॉलेट एक्ट। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में व्यापक हड़ताल का आह्वान किया। रॉलेट एक्ट गांधी जी द्वारा किया गया राष्ट्रीय स्तर का प्रथम आंदोलन था और 24 फरवरी 1919 के दिन गांधी जी ने मुंबई में एक सत्याग्रह सभा का आयोजन किया था और इसी सभा में तय किया गया और कसम ली गई थी कि रॉलेट एक्ट एक विरोध सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर किया जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 83 कहता है किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को लागू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर जो होगा 83 के ये हो जाएगा
42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर जो होगा ए हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन इतना व्यापक था कि इसे लघु संविधान का नाम दिया गया है। आजाद भारत के लिए बनाया गया संविधान अधिक दिनों तक सुरक्षित नहीं रहा। समय के साथ ही संविधान में बदलाव की आवश्यकता हुई और भारतीय संविधान में पहली बार 1951 में संशोधन किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 5 मार्च 2019 में शुरू हुई प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना का लक्ष्य किसे लाभान्वित करना है? तो ये आपका करना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन पेंशन योजना को सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए आरंभ किया गया और इस योजना का माध्यम से असंगठित क्षेत्र के 60 साल की आयु पूरी करने वाले कामगारों को 3000 न्यूनतम पेंशन प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के चौथे राष्ट्रपति आपका जो थे आपका बीबी गिरी, ऑप्शन नंबर जो होगा 12 गिरी वेंकट गिरी, ऑप्शन नंबर जो होगा बी हो जाएगा। यानी बीबी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। इनका पूरा नाम था आपका 12 गिरी वेंकट गिरी। ये भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे। 1975 में उनका भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो आज का जीके जीएस क्वेश्चन जहाँ तक कंप्लीट हुआ। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये प्रैक्टिस सेट आपका दूसरा है। अगर पहल का नहीं देखोगे तो जाके जरूर देख लीजिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब। और इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहां से आप ज्वाइन हो जाइएगा। थैंक यू।